सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप को अब 70 साल से जायद हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के प्लान के मुताबिक 20 अरब डॉलर से पाकिस्तान में हेल्थ, एजुकेशन, यूथ डेवलपमेंट और दीगर सोशल सेक्टर्स में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा, जिसके पॉजिटिव असरात मुल्की मईशत पर पड़ना शुरू हो जाएंगे। बकिया 20 अरब डॉलर IFC के तहत पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे और मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगी। हुकूमत बढ़ते खसारों को कम करने के लिए तेजी से इंस्टीट्यूशनल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है, जिसकी मदद से मुल्क की मईशत राइट ट्रैक पर सफर को जारी रख सकती है और ग्रोथ के भी चांसेस ज्यादा हैं और ग्रोथ हो भी रही है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेज और FDI में इजाफा हो रहा है। इंटरेस्ट रेट कम होने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूम मिला है। लोकल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट और बैंक्स में पैसे रखने के बजाय अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है, जो वर्ल्ड बैंक में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के पोर्टफोलियोज के सुपरवाइजर हैं। वर्ल्ड बैंक के डेलीगेशन ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की पॉलिसीज और प्रोजेक्ट समेत इन्वेस्टमेंट अप्रोच की तारीफ की है। डेलीगेशन का कहना है कि पाकिस्तान के ऑनगोइंग रिफॉर्म्स प्रोग्राम के पॉजिटिव रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं। एनर्जी सेक्टर, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट, प्राइवेटाइजेशन, रेवेन्यूज और दीगर सेक्टर्स में रिफॉर्म्स के इक़दाम पर भी इत्मीनान जाहिर किया गया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप अब तक IRBD के जरिए 48.3 अरब डॉलर से ज़ायद की इमदाद फराहम कर चुका है और IFC के जरिए प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए 13 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पाकिस्तान में पोर्टफोलियो 106 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिन पर टोटल 17 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई है। वर्ल्ड बैंक ने साथ ही साथ पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में इजाफे की पेशगोई भी की है, जो कि कुछ तशवीशनाक ज़रूर है। रिपोर्ट के मुताबिक डेट टू GDP इस साल 73.8%, जबकि अगले साल 74.7% तक पहुंच जाएगा। पाकिस्तान को हाई पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और मैक्रो इकनॉमिक्स खतरात का भी सामना है। माली साल 2027 तक कर्जों की शरह बढ़कर 75.2% तक जाने का खदशा है। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंजेस, क्लीन ग्रीन एनर्जी, बेहतर एयर क्वालिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ ट्रेड में भी इजाफा ना होने के चैलेंजेस का भी इस वक्त सामना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक करंट फिस्कल ईयर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार 2.8% रहने का इम्कान है, जबकि अगले साल 3.2% रहने का तखमीना लगाया गया है। माली साल 2027 में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 3.4% तक जाने की पेशगोई की गई है। इस साल टैक्स टू GDP की शरह 10.9% और अगले साल तक 11% तक जाने की प्रेडिक्शन भी की गई है। डॉलर अगले 10 साल में प्राइवेट सेक्टर और फिर हुकूमती प्रोजेक्ट्स में जब इन्वेस्ट किए जाएंगे तो इससे पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर को, पाकिस्तान की प्राइवेट इंडस्ट्री को कितना बूम मिल सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शाहिद अली हबीब साहब CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान की ज़ाहिर एक बहुत पुरानी पार्टनरशिप्स है। अब ये जो नई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, इससे कितने और क्या फ़वाइद पाकिस्तान की इकॉनमी को हो सकते हैं, क्या समझते हैं आप? नहीं, IMF के साथ माशाल्लाह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छे पार्टनरशिप करी है। इन अ वे दैट वी हैव सेकंड फैसिलिटी फ्रॉम IMF। पहले हमारा स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, फिर EFA फैसिलिटी थी है, और अब इंशाल्लाह क्लाइमेट के ऊपर भी 1.25 बिलियन डॉलर की अगर फंडिंग हो जाती है, जिसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, और हम रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और इसमें बड़ा अच्छा हमारा करंट अकाउंट सरप्लस रहा। पिछले 6 महीने का जनवरी के महीने में थोड़ा डेफिसिट आया है, जिसकी वजह से अभी भी 650 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस है। इस महीने जनवरी के महीने में 420 मिलियन डॉलर का डेफिसिट आया। तो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छे जा रहे हैं। रुपी डॉलर पैरिटी भी बहुत ही स्टेबल है, और बड़ा नैरो गैप है बिटवीन द कर्व रेट एंड द इंटरबैंक रेट, जिसकी वजह से आप देखें कि हमारा रेमिटेंसेस भी बड़े अच्छे हो गए हैं। हमारे जो है वो 3.5 बिलियन डॉलर्स की मंथली रेमिटेंस का फ्लो हो गया है, और पूरे साल जो है वो 37 बिलियन डॉलर्स का इंशाल्लाह रेमिटेंस हमारा हो जाएगा। तो जो आपने कहा कि हमारा डेट टू GDP जो है वो 74.5% तक होगा, वो इतना बहुत बड़ा कोई नहीं है जो कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल से पिछले 6-8 महीने में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं, और हमें ये बात सही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतनी ज़्यादा ग्रोथ इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि हमारा GDP ग्रोथ रेट नीचे रहा है, बिकॉज हमने इंपोर्ट में थोड़ा कर्टेल किया है, और इंपोर्ट में कर्टेल करना ज़रूरी था क्योंकि हमें इस वक्त जो है कंसोलिडेशन के ऊपर फोकस करना है, हमें किसी तरीके से डीवैल्यूएशन के ऊपर काबू पाना था।
और हमें अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाना था। अल्लाह का शुक्र है कि इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे आ गए हैं हमारे, सॉरी इन्फ्लेशन के नंबर्स बहुत नीचे आ गए हैं। 2.5% का इन्फ्लेशन पिछले महीने का था, और अब हम इंशाल्लाह फरवरी के महीने में हम इवन 2% का इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो पूरी साल की एक्सपेक्टेशन है वो 6.5% पे आ गई है, इवन 6.5% से 6.5% पे आ गई है। और हमें लगता है कि डिस्काउंट रेट फर्दर इंशाल्लाह नीचे जाएगा। जो अभी 12% है वो हो सकता है 11% भी हो जाए, जो मार्च में जो इंशाल्लाह पॉलिसी होगी। तो सही। मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट का एनवायरनमेंट जो नीचे आ गया है ना, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें इंशाल्लाह तेज़ी आएगी, और प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा रिकरिंग बेसिस पे नीचे रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो जंप इन करेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सिर्फ इक्विटी फंडिंग नहीं होती, डेट फंडिंग भी होती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह इसमें इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी। तो शायद साहब हम देख रहे हैं कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनका तो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद बहाल है। IMF ने हमें प्रोग्राम दिया, हमारा प्रोग्राम अप्रूव हुआ, वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन आया, वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है। इसके अलावा हमने जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं उनका भी एतमाद देखा। मुख्तलिफ सर्वेज इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर बता रहे हैं, लेकिन जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें हम थोड़ी सी वो तेज़ी नहीं देख पा रहे हैं। क्या इंटरेस्ट रेट के नीचे आने का इंतजार किया जा रहा है लोकल इन्वेस्टर्स की जानिब से भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से भी, या फिर अभी कुछ मजीद एतमाद की बहाली इस वक्त प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ग्रुप चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो है ना बूम्स एंड बस्ट साइकिल बहुत ज़्यादा हुए हैं, और जो पाकिस्तान में ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेट साइड पे ज़रूर आई है, इवन इक्विटी साइड पे भी आपने देखी नहीं है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतनी ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी थोड़ी बिट्स एंड पीसीज में आ रही है, बट जो है जो वो वाला फ्लो नहीं आया जो कि हम एक्सपेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, जब जो स्टेबिलिटी के तौर पे। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम और चाहिए होगा। थोड़ी स्टेबिलिटी कंटिन्यू अगर हमारी होती है और हमारा जो ऑयल प्राइस की मूवमेंट है वो नीचे रहती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है बेंचमार्क ये होता है कि ऑयल प्राइस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस नीचे रहे, बिकॉज जब वो नीचे रहेगी तो हमारी सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है उसको हम काबू पा सकते हैं। अगर ये रहा इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि आगे थोड़े अरसे में जैसे जैसे जो है हमारे रिज़र्व की पोजीशन और बेहतर होना शुरू होगी, जैसे जैसे हमारे थोड़ा सा एक्सपोर्ट का और रेमिटेंस की वजह से हमारा एक ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा नहीं हो सकता, ज़्यादा नहीं होगा, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आएगा। और पाकिस्तान का जो रुपी डॉलर पैरिटी है वो अगर इवन साल का 5% भी डिवैल्यू हो जाता है तो भी एक रीजनेबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो एक रुपी जो फॉरेनर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फॉरेनर्स का इन्वेस्टमेंट वहाँ निकल जाता है या वहाँ उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा रुपी डॉलर पैरिटी की मूवमेंट होती है, जब रुपया जो है वो ज़्यादा डीवैल्यू करना शुरू होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इशू होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर इन्वेस्टमेंट होती है, और जब वो एग्जिट करना चाहते हैं 4 years 5 years डाउन द रोड, तो वो चाहते हैं कि उनको डॉलर में एक अच्छा IRR, अच्छा रिटर्न मिले। तो सबसे बड़ा जो है उनका बेंचमार्क ये होता है कि रुपया जो है PKR जो है वो स्टेबल रहे, या एक रीजनेबल डिवैल्यूएशन जो एक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल या इन्फ्लेशन डिफरेंशियल की वजह से होता है वो होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम चाहिए। ठीक है। और शायद साहब, ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी में तो एक बहुत छोटी सी इस वक्त वैल्यू है स्टॉक मार्केट की दीगर ममालिक के मुकाबले में। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज उसमें लिस्टेड भी होती हैं और रजिस्टर्ड भी होती हैं और इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो हमने देखा 6 फिगर्स में मार्केट गई, एक बड़ा बूम, एक बड़ा बूस्ट मार्केट में मौजूद था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कुछ खास ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। कभी थोड़ी सी डाउन हो जाती है, थोड़ी सी अप हो जाती है। ये एक जगह पर स्टक क्यों हो गई आकर? देखिए, माशाल्लाह से मार्केट ने ना अच्छा ग्रो किया है। मतलब 2024 में 85% की ग्रोथ हो गई मार्केट में। अगर आप 2023 जून से जुलाई से अगर देखें तो कोई 180% की ग्रोथ हो गई। तो माशाल्लाह से मार्केट ने ग्रो अच्छा किया। अब थोड़ा सा फेज़ होता है, कंसोलिडेशन का फेज़ कहलाता है। तो अभी मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में है, और मार्केट में बहुत बड़ी बात है कि इस स्टेज पे आके भी मार्केट बड़ा अच्छा कंसोलिडेट कर रही है, और मार्केट में कॉर्पोरेट रिजल्ट का वेट कर रही है। कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट जो है उसको परफॉर्म करती है। तो मेरा ख्याल से जो है वो मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी आ गई है, फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज, फ्रॉम बैंक साइड।
और मुझे लगता है कि ये रोल प्ले करेगी। और इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा सा वाइडर अगर आप अपना वो रखेंगे होराइजन, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट में भी इंडेक्स में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अली हबीब साहब, CEO आरिफ हबीब ग्रुप के हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में कॉटन की फसल में बहुत तेजी से कमी हो रही है। रवां बरस कॉटन के सीजन में रुई की 60 लाख बेल्स की प्रोडक्शन कम हुई है और ये बहुत ही एक तशवीशनाक तखमीना है। रवां साल 1 मिलियन हेक्टेयर रकबे में कपास काश्त ही नहीं की गई है, जिससे फसल की प्रोडक्शन यकीनी तौर पर कम होगी। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के मुताबिक रवां साल कॉटन की पैदावार और गुज़िश्ता साल की निस्बत 33% कम हो चुकी है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में कॉटन नॉट्स की तादाद 85 लाख से ज़ायद थी। रवां बरस सूबा सिंध से अभी तक सिर्फ 27 लाख और पंजाब से 24 लाख कॉटन बेल्स मार्केट में आई हैं। साल 2024 में 1,08,74,000 मिलियन टन बेल्स का हदफ था। कॉटन इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक इंपोर्ट पॉलिसीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से लोकल कॉटन इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। हुकूमत की इंपोर्ट पॉलिसीज के नतीजे में टेक्सटाइल बिल्स लोकल कॉटन और यार्न खरीदने के बजाय इंपोर्ट करने को तरजीह दे रहे हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ रहा है, जिससे कपास के काश्तकारों के साथ साथ जिनिंग फैक्ट्रीज को माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में से एक है। अगर इसी तरह फसलें मुतासर होती रहीं तो इस साल प्रोडक्शन में रिकॉर्ड कमी का खतरा है, जो कि हमारी जो उसमें कमी के साथ साथ हमारे रेवेन्यू में भी खातिर ख्वाह कमी वाक़ई कर सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ अहमद साहब कॉटन फार्मर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर हयात साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो 33% की कमी एक साल के दरमियान हो गई है, इससे ज़ाहिर इम्पोर्टेड कॉटन का जो एक फिगर है वो भी बढ़ेगा, हमारे ऊपर इंपोर्ट बिल भी बढ़ता जाएगा और फिर हमारा अपना जो किसान मुतासर हो रहा है, कैसे इस सूरत हाल का और इस चैलेंज का सामना करेंगे? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, ये वाकई बड़ी अहम बात है। लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ें जो पिछले साल 2024 के आखिरी महीने में कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को नजर आई है गवर्नमेंट्स के एंड के ऊपर। फेडरल गवर्नमेंट ने फेडरल मिनिस्टर जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी, उनकी सदारत में आखिरी हफ्ते दिसंबर में एक इजलास मुनक्किद हुआ था कि कॉटन को कैसे रिवाइव किया जा सकता है पाकिस्तान में। तो उसमें भी मैं खुद भी शामिल था, उसमें भी हमने ये दरख्वास्त की थी कि आप जब तक लोकल कॉटन को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और इम्पोर्टेड कॉटन जो है उसका जो इंटरेस्ट है वो कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक शायद हमारी जो पाकिस्तान की लोकल कॉटन है वो उस तरह से आगे नहीं आ सकती। जिस तरह आपने अभी क्लाइमेट चेंज के हवाले से और दूसरी जो बातें हैं उसके हवाले में बात की, ये बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन एक चीज जो हमें एक खुशाइन नजर आ रही है इस वक्त के पंजाब की बात करूं तो पंजाब की जो प्रोविंशियल हुकूमत है और जो मरकजी हुकूमत है वो दोनों ही कॉटन की पैदावार में इंटरेस्टेड हैं और जो कपास का उगाव है उसमें भी इंटरेस्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा। पंजाब हुकूमत ने तो अपने सूबे में चंद डिवीजन्स में ये हिदायत जारी कर दी हैं कि वो जल्द अज जल्द जो है वो अर्ली कॉटन, जो नॉर्मली जो कॉटन है वो साल के दरमियान में लगती है, लेकिन इस दफा पंजाब हुकूमत ने ये किसानों को इस तरफ तवज्जो दिलाया है कि वो फरवरी से मार्च के दरमियान अपनी कपास की फसल को काश्त कर लें और 5 एकड़ से ज्यादा जो फार्मर्स को इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें फार्मर को किस तरह से सपोर्ट करना है मार्केट के अंदर। देखें कपास उग जाएगी, अभी जो कपास की उगाव में रिलक्टेंस नजर आ रही है वो उसमें भी बुनियादी तौर पर जो कपास की कीमत मंडी में फुटी की कीमत है उसका असर ज्यादा नजर आता है। पिछले साल भी जो कमी वाकई हुई थी उसमें हमें फुट्टी की कीमत की जो कमी थी मार्केट के अंदर, उस वजह से किसान बददिल हुआ और आगे जो कपास है वो काश्त ना हो सकी इस साल। तो अब ये एक बेहतर चीज नजर आ रही है। और जिस तरह अभी अखबार में ही पढ़ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो नेशनल सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको भी ये हिदायत की है और मेरे ख्याल में जो उसके चेयरमैन हैं डॉक्टर आसिफ, वो एक काबिल आदमी है और उनका कॉटन के ऊपर तजर्बा भी है। वो अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के मीटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द हमें जो सीड के मामलात हैं उसमें बेहतरी नजर आएगी। तो हमें इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर द लॉन्ग टर्म सोचना है। उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को भी साथ बिठाना है, जिनर्स को भी साथ बिठाना है और सबसे बड़ी बात किसानों को साथ बिठाना है। इस पूरी वैल्यू चेन के अंदर इन्वेस्ट करते हुए हमें मार्केट को भी स्टेबल करना है और क्लाइमेट रेजिलिएंट जो सीड वैरायटीज हैं वो भी फार्मर्स को इंसेंटिव के साथ देनी है ताकि आगे बढ़ा जा सके और कपास में खुद कफील होकर ना सिर्फ इम्पोर्ट बिल कम किया जाए बल्कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स है
उनमें भी इजाफा किया जा सके। और आमिर साहब, जो हमने अगले 5 साल के टारगेट्स अपने सेट किए हुए हैं, उसमें ज़ाहिर है एक्सपोर्ट्स को हमें बड़ी हद तक उसमें इजाफा शामिल है और उसमें करना है, और उसमें टेक्सटाइल सेक्टर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इम्पोर्टेड कॉटन इस्तेमाल करेगी तो हमारे किसान का भी इस्तेसाल होगा, वो भी एक नुकसान में रहेगा, खसारे में रहेगा, और फिर ज़ाहिर है हमारा जो इस वक्त बिल है इम्पोर्ट का वो भी बढ़ता रहेगा, जिसको हमें बैलेंस करना है ताकि हमारी इम्पोर्ट्स का हमें खातिर ख्वाह फ़ायदा मिल सके। ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा? ये सारे मामला कब तक हल हो जाएंगे? ये अरबाब साहब देखें, अगर मसले हल करने हो तो शायद हम इसी साल में हल कर लेंगे। अगर मार्केट का हम फार्मर्स को गवर्नमेंट टेक्सटाइल मिल्स के साथ मिलकर टेक्सटाइल मिल्स को इंश्योर करा दे कि आप एक मिनिमम इतनी प्राइस के ऊपर कपास जो है वो खरीदेंगे किसान से, तो आपकी बहुत सी कपास अभी लग जाएगी। मैं सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट से ये नहीं कह रहा कि वो सपोर्ट प्राइस दें, लेकिन वो स्टेक होल्डर्स की मदद से जो एंड प्रोसेसर है उससे बात करके किसानों के लिए कम से कम एक राह जरूर हमवार कर दें जिससे आगे लॉन्ग टर्म फायदा हो। अब देखिए, पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की नीयत में कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज की कि फेडरल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2024 में अभी प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त मीटिंग्स इसके ऊपर आगाज कर दिया कि हमें कपास लगानी है, और अब पंजाब हुकूमत ने इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की है। लेकिन इसका जो उस वक्त फायदा ज्यादा नजर आएगा जब हमें टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो इसमें अपनी ओनरशिप देगा। अब जो राव आसिफ की क़यादत में अगर ये मीटिंग हो जाती है और इसमें भी वहां पे लोग बैठ जाते हैं और वहां पे ही हल निकल आता है तो मेरे ख्याल में बहुत सी आसानी हो जाएगी। अभी काफी टाइम पड़ा है जो कपास की काश्त का, और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी इजाफा मुमकिन है। थोड़ा सा बस मैनेज करने की जरूरत है, ये मुश्किल और नामुमकिन काम नहीं है। और आमिर साहब, इस साल जो 1 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर कपास नहीं काश्त की गई, वो जो भी उसकी वजूहात हैं, चलें वजूहात को हम साइड में रखते हैं, अगर ये काश्त की जाती है इस रकबे पर भी तो ये प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकता था? देखिए, प्रोडक्शन में तो खातिर खा इजाफा, जितनी आपकी डिक्लाइन आया उतना इजाफा तो हो सकता है ना, अगर क्लाइमेट फेवरेबल रहे। जिस तरह जितनी बेल्स की आप बात कर रहे हैं 2022-23 में जो थी वो 2024 में डिक्लाइन होकर नीचे आ गई। तो अगर 1 मिलियन एकड़ ही इजाफा हो जाता है और क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है तो आपकी जो पिछला जो क्रंच आया हुआ था, जो कम हुई है कपास, उससे तो बहुत ज्यादा हद तक बेहतर आगे चले जाएंगे। ये तो सिर्फ 1 साल में हो सकता है। और ये जो क्लाइमेट के जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के, उससे दीगर ममालिक भी तो किसी ना किसी तरह निमट रहे हैं, वो पहले से उसकी तैयारी करके रखते हैं, कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसके असरात का इंतज़ार करते हैं कि हम मुतासर कब होंगे, वो ख़तरात शदीद कब होंगे। वक्त से पहले कुछ ऐसे मेजर्स हमें भी उठाने चाहिए कि उसके नुकसानात ही कम से कम हो जाएँ। अरबाब साहब, बात बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं, जिस तरह हम सब ने देखा जो 2022 का फ्लड्स था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अब जो फ्लड आ जाता है उसमें तो हम शायद उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक बात है कि हम क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। हम जो क्लाइमेट स्मार्ट टूल्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो फार्मर्स को कम कीमत के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वेदर के, वो हमारी गवर्नमेंट को जरूर चाहिए होगा कि वो अपना मेट डिपार्टमेंट उसको स्ट्रेंथन करते हुए आगे लेके जा सके। और सबसे अहम बात, कपास में जो कपास के फार्मर्स के एंड पे जो मैकेनाइजेशन का रोल है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लाइमेट अडेप्टेशन की हम बात कर रहे होते हैं तो उसमें मैकेनाइजेशन और मशीनरी इज अ पार्ट ऑफ जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी हमें कुछ नजर आ रही हैं चीजें, लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सिर्फ गवर्नमेंट और सिर्फ किसान कुछ नहीं शायद अकेला कर पाएगा जब तक पूरी की पूरी वैल्यू चेन इकट्ठी होके बैठ के अपनी नीयत को साफ करके आगे नहीं चलती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना यह है कि जो तजवीज़ आमिर हयात भंडारा साहब दे रहे हैं, हुकूमत और तमाम स्टेक होल्डर्स को किस हद तक संजीदा लेते हैं और फिर कैसे हमारे मुल्क में जो इस वक्त एक बहरानी कैफियत का ख़तरा है उससे निपटा जाता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।